First, we'll begin with another topic in general pharmacology, this clinical pharmacology. So clinical pharmacology में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो कि क्लिनिकल यूज के साथ, जो कि आप फील्ड में जाएंगे, ड्रग्स पेशेंट्स में दिया जाएगा तो आप देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि ड्रग्स को कैसे देना है, देने से साइड इफेक्ट होगा, टॉक्सिसिटी होगा तो कैसे डील करेंगे, कौन कौन से टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आइए चलते हैं, पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। सो रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। रेशनल का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, बाकी सारी जो चीजें हैं उससे रिलेशन कि वो काम करने से क्या उसके फायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, सब कुछ वे करके आपको चलना पड़ता है। उसी प्रकार जब भी आप ड्रग देते हैं तो फायदे नुकसान सब कुछ देखना होता है। सो टू लुक एट द बेनिफिट रिस्क एंड देन यू डिसाइड व्हिच ड्रग शुड बी यूज्ड इन अ पेशेंट। सो गाइस, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, इट इज एसोसिएटेड विद राइट और अप्रोप्रिएट। यहाँ पे कुछ 7-8 पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या है कि आपको चुनना है, यू हैव टू सिलेक्ट राइट और अप्रोप्रिएट नंबर वन पेशेंट। तो सही पेशेंट चुनना जरूरी है ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक पेशेंट में लीवर फेलियर है, देयर इज अ पेशेंट विथ लीवर फेलियर, तो ये पेशेंट को आप एक हिपैटोटॉक्सिक ड्रग नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को रीनल फेलियर, देयर इज अ पेशेंट विथ रीनल फेलियर, देन यू नॉट गिव अ ड्रग विच इज नेफ्रोटॉक्सिक। फॉर एग्जाम्पल, there is a female who is pregnant, तो here you'll not give a drug which is टेराटोजेनिक मतलब जो फीटस को डैमेज कर सकते हैं। तो सही पेशेंट, सबसे पहली बात, सही पेशेंट उस ड्रग के लिए चुनना जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग इज गाइस, राइट और अप्रोप्रिएट। एंड व्हाट इज द राइट और अप्रोप्रिएट पेशेंट? सेकंड, राइट डिजीज, तो बीमारी भी सही होना चाहिए। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल इन आवर डे टू डे लाइफ, आई टेल यू। फॉर एग्जांपल, देयर इज वायरल इन्फेक्शन, राइट? और ये आप लोगों में से हर किसी ने किया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। सो वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, आपको सर्दी जुकाम हुआ होगा, और आप सच सच बताइए अपने दिल पे हाथ रख के कि आपने उसके लिए एंटीबायोटिक लिया है कि नहीं लिया। लिया है ना? ये गलत है। सो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं है दोस्तों, बिकॉज एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरिया या फंगस इन पे काम करते हैं, वायरस पे काम नहीं करते। तो ये जो हम करते हैं वो गलत करते हैं, राइट? सो डिजीज, तो सही डिजीज में सही ड्रग यूज करना जरूरी है। सो डिजीज के बाद राइट पेशेंट, राइट डिजीज, राइट ड्रग भी होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिजीज देख लिया, डिजीज है ट्राइकोमोनियासिस। सो डिजीज का नाम है ट्राइकोमोनियासिस। अब इसके लिए बेस्ट ड्रग क्या होगा, जिसको फार्मा में हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। आने वाले चैप्टर्स में जब मैं डिस्कस करूंगा ड्रग सिस्टमिक फार्मा, सो ड्रग ऑफ चॉइस हर मोड पे मिलेगा हमें। सो ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए क्या है? मेट्रोनिडाजोल है। सो बेस्ट ड्रग हम यूज करेंगे। सो ड्रग ड्रग जो है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए या राइट ड्रग होना चाहिए। तो आपने ड्रग तो चुन लिया, देन देयर शुड बी राइट डोज, रूट एंड ड्यूरेशन। मतलब आपने क्या चुना? राइट। मतलब यहाँ पे सब कुछ क्या करना है हमने? सब कुछ सही चुनना है, राइट? सही चुनना है। सही क्या चुनना है हमने? हमने सही पेशेंट चुनना है, सही बीमारी चुनना है, सही दवाई चुनना है, और उस दवाई का सही डोज चुनना है, सही रूट चुनना है, और सही दिन, मतलब कितने समय के लिए देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को आगे लेते हुए, मेट्रोनिडाजोल डोज कितना दूंगा? 2 ग्राम्स। रूट कौन सा होगा? ओरल। ड्यूरेशन कितना होगा? वंस। तो एक बार 2 ग्राम ओरल रूट से दूंगा, तो यहाँ पे ये रेशनल माना जाएगा। इरेशनल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आई गिवन जस्ट 1 ग्राम ऑफ ड्रग और आई गिव 2 ग्राम ऑफ ड्रग फॉर 7 days, दैट बिकम्स इरेशनल, बिकॉज यहाँ पर जरूरत नहीं है 7 दिनों की। अगर आप ऐसे देंगे तो ड्रग्स को क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, राइट? सो क्या क्या देखा अभी तक हमने? राइट पेशेंट, राइट डिजीज, राइट ड्रग, एंड फॉर दैट ड्रग राइट डोज, रूट एंड ड्यूरेशन, राइट डिस्पेंसेशन। देखो याद करो, फार्मेसी मैंने बताया था, व्हाट इज फार्मेसी? फार्मेसी इज ऑल अबाउट ड्रग डिस्पेंसेशन। तो जब भी ये ड्रग दिया जाएगा, उस ड्रग के साथ कुछ उसको ड्रग लेने का कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। तो इन इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई इसको खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, ये सब इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इस ड्रग की बात करूं, मेट्रोनिडाजोल, तो इसमें आप एक इन्फॉर्मेशन देंगे या प्रिकॉशन देंगे कि डू नॉट टेक इट विथ एल्कोहल, बिकॉज अगर एल्कोहल के साथ मेट्रोनिडाजोल को लेते हैं हम, तो एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन, राइट? तो इसमें इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो आप ये हिदायत देंगे पेशेंट को, तो जब भी कोई भी ड्रग देंगे आप उसको, तो ये हिदायत देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा। टेट्रासाइक्लिन जब भी आप पेशेंट को दिया जाएगा तो आप क्या एडवाइस करेंगे? डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कि नर्स प्लीज, सिस्टर प्लीज इनको जो है बता दीजिए दवाई कैसे लेनी है। तो आप देखेंगे पर्चे पे क्या लिखा हुआ? टेट्रासाइक्लिन। सो व्हाट यू टेल द पेशेंट कि भाई साहब ये जो दवाई आपको दिया गया है ये दूध के साथ ना लें, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन अगर मिल्क के साथ लेंगे, मिल्क हैज कैल्शियम, दैट कैल्शियम बाइंड्स टू टेट्रासाइक्लिन एंड चिलेट्स इट, इट विल नॉट बी एब्सॉर्ब्ड, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्पेंसेशन इन्फॉर्मेशन दैट वी गिव टू द पेशेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द लास्ट थिंग हियर इज मॉनिटरिंग। तब मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग है जो कि बहुत ही hepatotoxic drug. So there is a drug which is a very potent hepatotoxic drug. So what I will do with this drug, I will monitor
LFT का मतलब होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। सो लिवर फंक्शन टेस्ट आप मॉनिटर करेंगे, विल मॉनिटर लिवर फंक्शन टेस्ट रेगुलरली इन दिस पेशेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बहुत ही हिपैरोटॉक्सिक ड्रग देते हैं, जैसे कि स्टैटिन्स देते हैं, स्टैटिन्स, तो इन स्टैटिन्स के लिए आपको 3 से 6 महीने में LFT को मॉनिटर करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा राइट एंड एप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं P, बाकी सारे D से हैं, और ये क्या है M। सो शॉर्ट फॉर्म में PDM आप याद कर सकते हैं, राइट और एप्रोप्रिएट PDM, राइट PDM। P से क्या है, पेशेंट है, D से क्या क्या है, डिजीज है, ड्रग है, डोज है, रूट है, ड्यूरेशन है, और डिस्पेंसेशन है, M से क्या है, मॉनिटरिंग। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों रेशनल ड्रग यूज। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेशनल ड्रग यूज। सो रेशनल ड्रग यूज, रेशनल ड्रग यूज करने का फायदा क्या है, देखो सबसे पहले द फर्स्ट बेनिफिट इज द टाइमली क्योर ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट समय के साथ बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा, और इससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, पेशेंट को खर्चा कम बेयर करना पड़ेगा। सेकंड, देयर विल बी डिक्रीज्ड हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट कम करना पड़ेगा भाई, अगर मैंने सही दवाई सही ड्यूरेशन के लिए सही पेशेंट को दे दिया तो ठीक हो जाएगा अपने घर पे, कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं, तो एडमिट क्यों करें उसको, राइट। सेकंड, थर्ड, देयर इज डिक्रीज्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी, मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ। तो बीमारी और डेथ की संख्या कम होगी, तो सही से ट्रीटमेंट करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा भाई, राइट, और बीमारी की वजह से डेथ भी नहीं होगी। तो ये जो तीनों हैं, कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो इनसे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, और वो चीज आजकल बहुत कम चल रहा है हमारे सोसाइटी में, राइट। दैट थिंग इज मिसिंग इन सोसाइटी नाउअडेज, एंड यू एग्री विद मी व्हेन आई टेल यू, एंड दैट इज ऑल ऑफ दीस टुगेदर विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट्स इन दी हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर सिस्टम में कौन आता है, हॉस्पिटल आता है, नर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई पेशेंट क्या कहेगा कि भाई देखो मैं गया था उस अस्पताल में, उन डॉक्टर साहब ने, वो जो सिस्टर थी उन्होंने मेरा इतना अच्छा ख्याल करा, सही दवाई दी, मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया, राइट। तो दूसरे 10 लोगों को भी बताएगा कि आप भी जाना उस अस्पताल में, उस डॉक्टर में, तो ये हमारे लिए भी फायदा है, उनके लिए भी फायदा है, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर। प्लस इसका एक कोलैटरल बेनिफिट, कोलैटरल मतलब सेकेंडरी बेनिफिट, जो कि पेशेंट से रिलेटेड नहीं है, एंड दैट इज अ डिक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उसका एग्जांपल मैंने ऊपर दिया था, इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ वायरल इन्फेक्शन लाइक वायरल इन्फ्लुएंजा और फ्लू, तो उसमें जबरदस्ती एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं है। वो एंटीबायोटिक दे के हम क्या कर देंगे, रेजिस्टेंट कर देंगे उस पेशेंट को, राइट। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कम होता है रेशनल ड्रग यूज से। अब देखते हैं नर्सिंग पर्सपेक्टिव से कि आप क्या कर सकते हैं रेशनल ड्रग यूज में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आपके सामने जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ड्रग लेबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं ड्रग का लेबल। और ड्रग के लेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स आपको दवाई लिख दिए, पर सपोज आप वार्ड में है, तो पेशेंट को ड्रग देने से पहले आपको खुद भी चेक करना चाहिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो LOT। तो जो LOT है, ये ड्रग का लॉट होता है, कौन सा लॉट है ड्रग का, और ये आपको बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है, या यू हैव टू राइट डाउन, आप इसको लिख कर रखते हैं, यू टू राइट डाउन दिस इन्फॉर्मेशन और लॉट, ताकि आगे चल करके पेशेंट को कभी कोई दिक्कत होती है, कोई केस होता है, कुछ होता है, तो आप पीछे जा करके आपने जो जहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है आप चेक कर सकते हैं। सो ये बस उस वजह से होता है, लॉट नंबर जो होता है कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, राइट। मतलब एक आपके लिए कॉपी बनाया जाएगा, उस कॉपी में लिखना पड़ेगा कितना दवाई आपने दिया, कौन सा लॉट का दवाई दिया, राइट। ये होता है EXP, जो होता है ये होता है एक्सपायरी डेट होता है। सो एज अ नर्स आपको एक्सपायरी डेट हर बार हमेशा बार बार चेक करना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे वो 1% या 0.1% चांस में भी कभी आपने एक्सपायरी डेट वाली ड्रग दे दी और पेशेंट मर गया या कुछ दिक्कत हो गई, तो आप खतरे में आ जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले आप अपने आप को सेव कर रहे हैं, पेशेंट को तो सेव करना ही है, पर अपने आप को सेव करेंगे तो पेशेंट सेफ रहेगा, राइट। सो एक्सपायरी डेट चेक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिलीग्राम जो है ये पेशेंट सॉरी ये ड्रग का डोज है, नंबर ऑफ टैबलेट्स है, यहाँ पे 100 टैबलेट्स हैं, तो ये भी आपने चेक करना है कि 100 टैबलेट है कि नहीं उसमें। यहाँ पे जो लिखा रहता है ये ड्रग की कंपनी का नाम है, और RX ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सोचो याद करो क्या बताया था, व्हाट डज RX मीन। RX इट मींस इट इज सोल्ड ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन, मतलब बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जाएगा, राइट। नर्सिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज गाइडलाइन। भाई ड्रग को अगर हम सही से स्टोर नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा, किस काम का, काम नहीं करेगा पेशेंट में, तो फिर वो इरेशनल हो गया ना। रेशनल में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप एज ए नर्स आप ड्रग को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं, आप पेशेंट को एक्सपायरी ड्रग नहीं देंगे, राइट। इंडिकेशन, तो ये कहाँ यूज होगा ड्रग, कहाँ यूज होगा, इंडिकेशन वो भी लिखा रहता है, राइट। और वो पैकेज में होता है अंदर में, जब भी दवाई खोलेंगे तो बड़ा बड़ा पत्ता होता है अंदर में, राइट, उसमें लिखा रहता है। और ये कुछ यहाँ पे वार्निंग लिखा रहता है, वार्निंग लिखा रहता है कि किसके साथ देना है, किसके साथ नहीं देना है, तो ये एक वार्निंग हो गया, राइट। नाम की बात करते हैं, तो ये जो नाम आप देख रहे हैं मैंने बताया था ये कौन सा नाम है, सोच के बताओ, ये ब्रांड नेम है या जेनरिक नेम है, ये ड्रग का ब्रांड नेम है, राइट। और मेटोलोजन, सो ज़ेरोक्सोलिन जो है ये ब्रांड नेम है, और ये जो है यहाँ पे मेटोलोजन ये इसका जेनरिक नेम है, राइट, दिस इज इज जेनरिक नेम। तो ये दोस्तों कई सारी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और जैसे कि मैंने आपसे बताया एज ए नर्स आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है वो एक तो एक्सपायरी डेट पे होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस आपका एक्सपायरी डेट पे होना चाहिए, दूसरा स्टोरेज गाइडलाइन। तो
मेरे हिसाब से ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप मिस कर दोगे तो भी चलेगा, पर जब भी आप ड्रग दें तो ये जरूर देखिएगा कि एक्सपायरी हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, आप सेफ है। स्टोरेज गाइडलाइन, स्टोरेज कैसे करना है, अगर आपने सही तरीके से स्टोरेज करेंगे तो पेशेंट भी सेफ है, राइट गैस। अब चलते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेप्यूटिक्स। सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेप्यूटिक्स। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बता दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। I'll give you an एग्जांपल और उस एग्जांपल का फॉलो करते जाइए, अपने आप समझ जाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ थेरेप्यूटिक्स क्या है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ थेरेप्यूटिक्स, फॉर एग्जांपल पेशेंट कम्स विद अ डिजीज। तो एक पेशेंट हमारे पास आया किसी बीमारी के साथ, अ पेशेंट कम्स टू अस विद अ डिजीज। तो सबसे पहले पेशेंट में व्हाट आर वी गोना डू हियर, विल मेक अ डायग्नोसिस। हमने डायग्नोसिस बनाया कि पेशेंट को क्या है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है पेशेंट को। अब डायग्नोसिस बनाने के बाद अब ये क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में कि इसके साथ करना क्या है। भाई यहाँ पे या तो यू हैव टू ट्रीट द कॉज, जो कारण है उसको ट्रीट करें, या सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, कारण को ट्रीट करने का दवाई नहीं है मेरे पास तो मैं सिम्टम को ट्रीट करूंगा, या फिर पेशेंट को मेरे को यहाँ पे प्रोफाइलैक्टिकली कुछ देना है, या फिर यहाँ पे मेरे को कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना है। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो अब जब देखेंगे हम पेशेंट को कि द पेशेंट इज अ केस ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का केस है, मतलब इसको इन्फ्लुएंजा हो चुका है, मतलब एंटीवायरल रख देंगे तो ट्रीट द कॉज। तो कारण कौन है, वायरस है। एक हमको मिल गया भाई, वायरस को ट्रीट करना है, सिम्टम देना है क्या, हाँ यहाँ पे क्या होगा, बुखार होगा, माइल्जिया होगा, मतलब मसल पेन होगा, फीवर होगा, तो इसको भी ट्रीट करना है। प्रोफाइलैक्सिस का कुछ रोल है यहाँ पे, कोई प्रोफाइलैक्टिकली रोल नहीं है यहाँ पे। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे फिलहाल तो उसको नहीं हो रहा, अगर वो निमोनिया के साथ आता तो मैं उसको एडमिट करता, निमोनिया को ट्रीट करता, पर यहाँ पे निमोनिया नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइलैक्सिस आउट है, मेरे को दो चीजों पे फोकस करना है। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया, अब आगे क्या करेंगे देखो। तो अब यहाँ पे आगे सबसे पहला ट्रीटमेंट मैं किसको ट्रीट करूंगा, वायरस को। तो वायरस के लिए एक ड्रग हम यूज करेंगे, एंटीवायरल ड्रग, एंड दैट एंटीवायरल ड्रग ऑफ चॉइस हियर इज ओसेल्टामिविर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो चीजों को मैंने ट्रीट करना है, फीवर, माइल्जिया और कॉज, वायरस को। तो वायरस के लिए मैंने ओसेल्टामिविर लिया, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन्फ्लुएंजा में। अब यहाँ पे मेरे को क्या चूज करना पड़ेगा, आई हैव टू चूज अ ब्रांड। सबसे पहले मैं कौन सा ब्रांड ऑफ ड्रग यूज करूंगा, मार्केट में 10 ब्रांड होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिक्शा वाला आएगा और जो ब्रांड है एक 10 रुपए का, एक 100 रुपए का दवाई, आप कौन सा वाला देंगे उसको, 10 रुपए देंगे, 100 रुपए वाला। भाई अगर 100 रुपए का मैं 10 टैबलेट दे दूं, 1000 रुपए का उसका दवाई हो गया, तो ये बेचारा तो खाना खाएगा या दवाई खाएगा, खुद ही सोचो। तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो ब्रांड जो आप चूज करेंगे, विल चूज बेस्ड अपॉन एफोर्डेबिलिटी। तो कितना अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से ब्रांड चूज करेंगे, विल चूज अ ब्रांड। आई चूज द डोज ऑफ द ड्रग, लाइक ओसेल्टामिविर 75 मिलीग्राम्स बीडी, मतलब दिन में 2 बार देना है। और ड्यूरेशन आई हैव टू चूज, कितना दिन के लिए देना है, 5 दिनों के लिए देना है। तो एक आई ट्रीटेड द कॉज। सेकंड, आई कम टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। देखो बुखार हो रहा है, क्या देंगे भाई, बुखार में क्या देते हैं, क्या देते हैं बुखार में, पैरासीटामोल देंगे। पैरासीटामोल देंगे, और पैरासीटामोल कितना देंगे यहाँ पे, 500 मिलीग्राम। एसओएस, एसओएस का मतलब होता है जब जब जरूरत हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब जरूरत होगी मतलब जब बुखार होगा तब पैरासीटामोल का गोली खा लेना। तो मेरा कवर हो गया ये सब, पर इतने में ही आपका काम खत्म नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, यू हैव टू टेल द पेशेंट अबाउट एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ ड्रग। सो ड्रग के साथ क्या एडीआर हो सकता है वो बताना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज अगर हम पहले से पेशेंट को नहीं बताएंगे, इफ आई नॉट टेल द पेशेंट फ्रॉम बिफोर हैंड, द पेशेंट माइट गेट फ्राइटेंड, पेशेंट हो सकता है डर जाए और दवाई लेना बंद कर दे, जो कि हम नहीं चाहते, राइट। सो हियर आई विल टेल अबाउट ओसेल्टामिविर पेशेंट को कि भाई साहब ओसेल्टामिविर लेंगे तो हो सकता है आपको नॉजिया और वॉमिटिंग हो। तो पहले से बता दूंगी, हो सकता है इसको लेने के बाद आपको उल्टी उल्टी जैसा महसूस होगा, पर डरना नहीं है, लेते रहना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके फेफड़े में कोई खराब हो गया या आपके लीवर में कोई खराबी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो नॉजिया वॉमिटिंग आपको होगा, और यू हैव टू टेल दिस एज वेल। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, टेक ड्रग विद फूड। तो ये जो मैं बनाता हूँ बार बार ये विथ, तो मैं शॉर्ट फॉर्म आपको, शॉर्ट फॉर्म हमेशा यूज किया कीजिए, टेक ड्रग विद फूड। सो अगर फूड के साथ हम ड्रग लेंगे तो नॉजिया वॉमिटिंग कम हो जाएगा। तो हमने अपने तरफ से काम कर लिया। देखो शुरू से देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। पेशेंट आया मेरे पास, सो प्रिंसिपल ऑफ थेरेप्यूटिक्स क्या है, कैसे डील करते हैं पेशेंट के साथ। पेशेंट आया, हमने उसका डायग्नोसिस किया, उसके बाद हमने ये देखा भाई मुझे करना क्या है। एक तो कारण को ट्रीट करना है जो कि वायरस है, तो मैंने एंटीवायरल ड्रग दे दिया। दूसरा सिम्टम को ट्रीट करना है, तो उसके लिए मैंने पैरासीटामोल दे दिया, राइट। अब उसके देने के बाद कुछ कारणों से हो सकता है पेशेंट ड्रग लेना छोड़ दे, अगर उसको साइड इफेक्ट हो, भाई उसको बार बार उल्टी उल्टी लगेगा, बोलेगा मेरी तबीयत तो नहीं खराब हो रही दवाई की वजह से, इसे तो मैं पहले ही अच्छा था, दवाई छोड़ देता हूँ मैं लेना। तो ताकि ऐसा ना हो पहले से बता देंगे, तो पेशेंट क्या सोचेगा, अरे डॉक्टर साहब ने, नर्स जी ने मुझे बताया था कि उल्टी उल्टी जैसा लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको खाने के साथ ले लेता हूँ ताकि मुझे ये जो साइड इफेक्ट है कम होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट कैन बी सीन गाइस हियर। लेकिन इसके बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता, नहीं होता काम खत्म। क्यों, देखो इसके बाद जो हमको करना होता है उसे कहते हैं फॉलो अप। ये टू फॉलो अप मतलब आपने कितने दिन के लिए दवाई दी थी यहाँ पे, पैरासीटामोल दवाई कितने दिनों ली थी आपने, 5 डेज के लिए। तो 5 दिनों के बाद आप फॉलो अप करेंगे, एंड व्हाट यू विल डू इज यू विल चेक कंप्लायंस।
तो पेशेंट से आप पूछेंगे भाई 5 दिनों के लिए जितनी दवाई दी थी आपने ली है कि नहीं ली, सो चेक कंप्लायंस, हैज ही टेकन द ड्रग और नॉट फॉर 5 days, राइट? देन यू विल सी इंप्रूवमेंट। तो आप देखोगे कि पेशेंट में इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं आया, मतलब उसमें बुखार कम हुआ कि नहीं, उसमें उसका सर दर्द या बदन दर्द कम हुआ कि नहीं, अगर उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वो कम हुआ कि नहीं, वो ठीक हुआ कि नहीं। अब इंप्रूवमेंट अगर यस है तो ठीक है, उसको जाने दो, कोई कोई आगे से बुलाने की जरूरत नहीं है। पर अगर इंप्रूवमेंट नहीं है, नो, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वी माइट थिंक ऑफ चेंजिंग द ड्रग। तो मैं क्या करूंगा, चेंज करके दूसरा ड्रग दे दूंगा, जैसे ओसेल्टामिविर की जगह पे जानामिविर दे दूंगा, जो कि इनहेलेशनल ड्रग है, राइट? तो वो लिखने की जरूरत नहीं, ओसेल्टामिविर मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया समझाने के लिए। सो चेंज द ड्रग, आई चेंज द ड्रग। एंड उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज इन सम केसेस साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो जब पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो डिप्रेस हो जाएगा, भाई ऐसी क्या बीमारी हो गई मुझे, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, कुछ तो बताओ क्या करें। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस में कि इन्फेक्ट हुए और एडमिट हुए और कूद के उन्होंने जान दे दी, किसी ने फांसी लगा ली डर के मारे। क्यों? क्योंकि उनका काउंसलिंग नहीं हुआ। तो प्रॉपर तरीके से उनका काउंसलिंग होना जरूरी है। एज ए नर्स ये आपका भी काम है। आप क्या कहेंगे पेशेंट से कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पहले भी हमने देखा है, पर कुछ समय के बाद वो पेशेंट ठीक हो गए थे, भले ही आपने देखा हो ना देखा कोई बात नहीं, पर हौसला देना जरूरी है। इसे हम कहते हैं साइकोथेरेपी काउंसलिंग कहते हैं, ताकि पेशेंट उस गहरे खाई में से बाहर आए। तो जितना डॉक्टर का जिम्मेदारी है उतना आपका भी है एज ए नर्स, राइट? तो दोस्तों ये देखा मैंने आपको, ये आपने देखा मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ थेरेप्यूटिक्स क्या होता है। तो किस तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक हम एक पेशेंट को डील करते हैं ताकि हम उस बीमारी से उसको बाहर निकालें, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ थेरेप्यूटिक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एडीआर, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। एडीआर और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो देखो सबसे पहली बात, एडीआर होता क्या है? एडीआर और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इट इज एन unpleasant reaction that is associated with use of a drug that warrants either change of drug or decrease in dose of drug, right? That warrants treatment. So you might have to treat that unpleasant reaction, treatment of the unpleasant reaction. Or one more thing is, it might warrant to avoid the drug in future. So इसका मतलब क्या, समझो। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब क्या है कि ड्रग देने के बाद कोई भी अनप्लेजेंट रिएक्शन उससे होता है। अनप्लेजेंट रिएक्शन जो किसको देने के बाद, ड्रग देने के बाद, जिसकी वजह से क्या क्या करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको ड्रग को बंद करके दूसरा ड्रग स्टार्ट करना पड़े, हो सकता है आपको ड्रग वो यूज कर पाए पर डोज को कम करके, हो सकता है कि आपको उस रिएक्शन को भी ट्रीट करना पड़े, जैसे एनाफाइलैक्सिस हुआ कोई ड्रग देके तो आपने एड्रेनलिन देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपको वो ड्रग को फ्यूचर में अवॉइड करना पड़े, जैसे कि पेनिसिलिन दिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने पेनिसिलिन दिया और पेनिसिलिन से हुआ एनाफाइलैक्सिस। तो एनाफाइलैक्सिस एक फेटल कॉम्प्लिकेशन है, जान जा सकती है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे आप, इस केस में चेंज द ड्रग करेंगे, डिक्रीज डोज वाला यहाँ पे काम नहीं आएगा, राइट? दूसरा, इस ड्रग को फ्यूचर में अवॉइड करेंगे, मतलब पेनिसिलिन उस पेशेंट को कभी भी नहीं देना, राइट? प्लस यहाँ पे एनाफाइलैक्सिस को ट्रीट करेंगे, उसके लिए क्या देंगे, एड्रेनलिन देंगे। समझ रहे हैं? तो इसे हम कहते हैं एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीआर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीआर। नंबर वन, one type of ADR is called as side effect. Side effect, guys, side effect of drugs, these are effects which are seen other than desirable effect. अब देखो बताओ इसका मतलब क्या है। मतलब एक डिजायरेबल इफेक्ट है, एक इफेक्ट है जिसकी जिसकी तलाश में आपने उसको ड्रग दिया है और उसके साथ साथ कुछ और इफेक्ट आ गए। मतलब शादी हुई और बीवी के साथ साथ साले सालियां भी आ गई, तो जो बीवी है वो इफेक्ट है, साले साली जो है वो क्या है, साइड इफेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बीवी वाला नहीं, ड्रग वाला रियल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पेशेंट को कैप्टोप्रिल दिया, सो गिवन कैप्टोप्रिल टू अ पेशेंट एंड कैप्टोप्रिल विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये क्या हो गया, आपका इफेक्ट हो गया, और इस वजह से आपने कैप्टोप्रिल दिया है ताकि हाइपरटेंशन में, बीपी की बीमारी में आप उस ड्रग को यूज कर सकें। कैप्टोप्रिल देने की वजह से ब्लड प्रेशर तो कम हुआ ही, उसके साथ साथ पेशेंट को कफ भी आ गया। तो ये जो कफ आया, ये क्या बन गया, ये आपका साइड इफेक्ट बन गया। बात समझ में आई? तो इफेक्ट के अलावा जो दिखेगा वो क्या है, साइड इफेक्ट। इसी प्रकार सेकेंड वन, toxic effect. What is toxic effect? Guys, toxic effect, these are
द एग्जाजरेशन ऑफ द डिजायर्ड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। तो ड्रग का जो भी डिजायर्ड इफेक्ट है उसको अगर मैं बढ़ा दूं, अगर उसको मैं बढ़ा दूं तो इसे हम क्या कहेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या दिया, कैप्टोप्रिल दिया, और जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये क्या है आपका डिजायर्ड इफेक्ट है। तो यहां तक ठीक है, पर अगर ये जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज है ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा, हम क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन कहेंगे। और ये जो हाइपोटेंशन है ये क्या हो जाएगा, ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट या टॉक्सिसिटी कह लो, राइट। तो ये डिफरेंस है साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट में, जो आपको पता होना चाहिए। तीसरा, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। तो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन क्या है, पहले एग्जांपल देता हूं फिर समझाऊंगा आपको। सपोज वही एग्जांपल देता हूं मैंने, कैप्टोप्रिल दिया ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अब यहां पे हम इस ड्रग की बात करते हैं, कैप्टोप्रिल एसी इनहिबिटर है, और तीन पेशेंट है हमारे पास, तीन पेशेंट हमारे पास, तीन पेशेंट है, एक पेशेंट ए है, एक पेशेंट बी है, एक पेशेंट सी। सो थ्री पेशेंट्स ए बी एंड सी। एंड लेट अस सपोज जीन्स की वजह से, इन पेशेंट के जीन्स की वजह से, जीन्स सबके अलग अलग होते हैं पता है, पेशेंट ए के एसी वाले जीन बहुत तगड़े हैं तो इसमें एसी बहुत ज्यादा है, बी के एसी वाले जीन नॉर्मल है तो इसमें जो एसी है वो नॉर्मल है, सी के जीन बहुत कम है, पावरफुल बहुत कम है तो इसमें एसी बहुत कम है। तो अब जब मैं कैप्टोप्रिल दूंगा, वही डोज, नॉर्मल डोज तीनों में दूंगा, पर क्योंकि यहां पर एसी पहले से बहुत बड़ा हुआ है, उसी डोज पे मैं सारे एसी को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, तो यहां पे कम इफेक्ट आएगा, यहां पे नॉर्मल इफेक्ट आएगा, यहां पे क्योंकि एसी कम है उसी डोज पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो आप तीनों पेशेंट में देख सकते हैं इफेक्ट अलग अलग आया है। सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वेरिएबल इफेक्ट, वेरिएबल इफेक्ट, वेरिएबल इफेक्ट टू ड्रग्स दैट इज सीन ड्यू टू जेनेटिक कॉम्पोनेंट। तो पेशेंट में जैसा जीन होगा उस जीन के हिसाब से इफेक्ट वेरिएबल आएगा, राइट। सो किसी में ज्यादा इफेक्ट आएगा, किसी में कम आएगा, इसको हम कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। सो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन क्या होता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स गाइस। teratogenic effect. So what is teratogenic effect? So guys, teratogenic effects, these are nothing but these are gross fetal malformation. तो फिट जो बच्चा माँ की कोख में है उसमें मालफॉर्मेशन होगा, राइट, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन, स्कल का, आई का, लंग्स का, लिवर का, किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन का डिफेक्ट होगा। सो दिस आर ग्रॉस fetal malformation which are seen due to drug use in pregnancy. So pregnancy में drug use करने की वजह से ये देखने को मिलता है, सो टेराटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो टेराटोजेनिक इफेक्ट है ये सबसे मैक्सिमम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में सबसे ज्यादा होता है। सो प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला कोई भी दवाई यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा उसे हम कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में अगर फीमेल वेल्प्रोइड यूज करेंगे तो बच्चे में क्या देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सो व्हाट इज सीन is called as neural tube defect. So this is teratogenic effect guys, this is teratogenic effect. Number 5, mutagenic effect or mutagenicity. So what is mutagenic effect? So guys, mutagenic effect, these are um, drug induced cancer due to DNA mutation. तो अगर आप कोई ड्रग देंगे, अगर आप कोई ड्रग देंगे और ड्रग देने की वजह से डीएनए में कोई चेंज होगा, म्यूटेशन होगा, उससे कैंसर होगा, उसे हम कहते हैं म्यूटाजेनिक इफेक्ट, म्यूटाजेनिसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, ये प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस है। म्यूटाजेनिसिटी क्या होता है, ऐसे सवाल आते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन क्या है पूछा था उन्होंने, राइट। सो म्यूटाजेनिक इफेक्ट कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूज करेंगे साइक्लोफॉस्फामाइड जैसे ड्रग तो ये क्या कर सकते हैं, ल्यूकीमिया कर सकते हैं, तो बोन कैंसर कर सकते हैं, तो ये म्यूटाजेनिक इफेक्ट हुआ, राइट। तो दोस्तों ये जो हमने डिस्कस करा यहाँ पे, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ एडीआर हैं या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो ये क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, तो मैं आपको एक दूसरा क्लासिफिकेशन बताना चाहूँगा यहाँ पे, अनदर क्लासिफिकेशन, अनदर क्लासिफिकेशन, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। तो ये अल्फाबेटिकल टाइप ए का मतलब होता है ऑगमेंटेड, ए का मतलब होता है ऑगमेंटेड। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था, आपने कैप्टोप्रिल यूज किया
और उसकी वजह से हाइपोटेंशन हुआ, मतलब जो डिजायरेबल इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप ए रिएक्शन कहते हैं, ऑगमेंटेड कहते हैं। और ये जो होता है ये क्या होता है, डोज डिपेंडेंट होता है। एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं टाइप बी। टाइप बी का मतलब होता है बिजार, इसका ड्रग के मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, और ये क्या होता है, डोज इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज डोज इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल आपने पेनिसिलिन लिया और उसकी वजह से एनाफाइलैक्सिस हुआ, तो ये जो एनाफाइलैक्सिस है इसका कोई लेना देना नहीं है पेनिसिलिन के डोज के साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं, बिजार कहते हैं, बिजार रिएक्शन, राइट। एक तीसरा है टाइप सी। टाइप सी का मतलब होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक तो क्रॉनिकली मतलब लंबे समय तक यूज करेंगे तो ये साइड इफेक्ट होगा। जैसे कि स्टीरॉयड अगर लंबे समय तक यूज करेंगे तो जो है आपके हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सेस सब हो जाएगा। तो ये टाइप सी क्रॉनिक, तो लंबे समय तक मतलब 6 महीने 1 साल तक लगातार यूज करने पे होता है, राइट। टाइप डी। डी का मतलब होता है डी, राइट। तो समझो मैंने ड्रग लगातार ड्रग यूज किया और यहां पर जाकर के मुझे टाइप सी दिखा, राइट। टाइप सी मुझे यहां पे तो लगातार यूज करने पे। टाइप डी डिलेड, मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने ड्रग, तो यहाँ पे जो ड्रग है आप लगातार यूज करते रहे तब जाके आपको दिखा। यहाँ पे आपने यहाँ ड्रग यूज किया और फिर आपने कभी ड्रग यूज नहीं किया, यहाँ पे बिल्कुल भी ड्रग यूज नहीं किया, सिर्फ एक बार ड्रग यूज किया, और बाद में जाकर के यहाँ पे टाइप डी, जो आपको मतलब डी का मतलब यहाँ पे जो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ड्रग की बात नहीं कर रहा, ये डी का मतलब ड्रग है। सो ड्रग आपने दिया यहाँ पे और जो साइड इफेक्ट है वो जाकर के बाद में दिखा, उसको डिलेड कहते हैं। जैसे कि टेराटोजेनिसिटी, तो मैंने ऊपर बताया आपको, देखो यहाँ पे ऊपर क्या बताया मैंने, टेराटोजेनिसिटी सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। पर वो जो साइड इफेक्ट है बच्चे में कब दिखेगा, जब वो पैदा हो जाएगा, वो पैदा होने के बाद दिखता है। दैट इज वाई ये जो टेराटोजेनिक इफेक्ट है इसे हम क्या कहते हैं, टाइप डी या डिलेड कहते हैं, राइट। एक टाइप ई है। टाइप ई का मतलब होता है एंड ऑफ यूज। एंड ऑफ यूज मतलब आप ड्रग यूज कर रहे हैं और एक दिन आपने ड्रग यूज करना बंद कर दिया, आपने ड्रग यूज करना बंद कर दिया, तो जैसे ही आप ड्रग यूज करना बंद कर देंगे एंड ऑफ यूज हो जाएगा और उसमें क्या होगा, विथड्रॉल सिम्टम आएंगे। सो यहाँ पे विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि ओपियोइड्स में विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो पेशेंट ओपियोइड ले रहा था, एक दिन लेना बंद कर दिया तो उसको विथड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं। अगर ओपियोइड का आपने नहीं पढ़ा तो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अल्कोहल। पेशेंट लगातार दारू पी रहा है, एक दिन छोड़ता है पीना, क्या होता है, दौरे पड़ने लगते हैं उसको, तो वो क्यों हो रहा है, उसको विथड्रॉल सिम्टम कहते हैं, एंड ऑफ यूज। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एडीआर हैं और यहाँ पे भी आपको सवाल आ सकते हैं, राइट। इन पर कभी सवाल आए नहीं बट आ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस की। फार्माकोविजिलेंस, तो फार्माकोविजिलेंस में होता क्या है वो आपको डिटेल में बताऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखो फार्माकोविजिलेंस, सबसे पहली बात समझो, द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, इसको हम एनसीसी कहते हैं। ये है आपका आईपीसी या इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो मैंने बताया था आपको पहले शुरुआत में, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि गाजियाबाद में है, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट करता है सब कुछ। तो अब बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस में होता क्या है। सपोज आप एज अ नर्स किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपके पास एक पेशेंट आता है, पेशेंट विद एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इमरजेंसी में एक पेशेंट आया एक एडीआर के साथ, आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो कहीं पे पेशेंट वगैरह देख रहे हैं, वो बिजी हैं, तो कहते हैं आप देख लो एडीआर क्या है, उसके नोट डाउन कर लो। सो आप क्या करेंगे, आप सिस्टर के तौर पे वहां पे क्या करेंगे, विल नोट डाउन एडीआर एंड रिपोर्ट विद द सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर दिया गया है जिससे आप उसको रिपोर्ट करेंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम है विजीफ्लो। तो सबसे पहला जो प्रोस्पेक्टिव एमसीक्यू पॉइंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एज अ नर्स आपने क्या क्या देखा भाई, उसको क्या क्या एडीआर हुआ है, कहाँ रैश हुआ है या क्या दिक्कत हुआ है, कहीं स्वेलिंग हुआ है, आपने सब चीज़ों को नोट डाउन किया और विजीफ्लो सॉफ्टवेयर में एंटर किया। और जैसे ही एंटर का बटन दबाएंगे तो जो एडीआर का रिपोर्ट है, एडीआर का रिपोर्ट जो आपने तैयार किया है, वो ये सॉफ्टवेयर कहाँ ले जाकर जमा कर देगा, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो कि कहाँ पर है, गाजियाबाद में। तो इमेजिन करो, सपोज किसी ड्रग की वजह से लिवर का टॉक्सिसिटी हो रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर पूरे इंडिया में हर जगह मौजूद है, तो हर जगह से रिपोर्ट आना चालू होगा, आपके जैसे बहुत सारे नर्स रिपोर्ट भेजेंगे और सब जाके जमा कहाँ पर होंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर में। तो उनको तो पता चल जाएगा भाई हजारों रिपोर्टें आ रही हैं, मतलब ये जो ड्रग है ये पैथोटॉक्सिक है, मतलब इनका काम क्या है, कंक्लूजन पे पहुंचना, राइट। सो दे मेक अ कंक्लूसिव एडीआर रिपोर्ट। तो ये कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे आपके और बहुत सारे रिपोर्ट्स की मदद से कि हाँ ये ड्रग हेपेटोटॉक्सिक है। और ये जो कंक्लूसिव एडीआर रिपोर्ट है ये क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड करेंगे किसके पास, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिसे हम कहते हैं सीडीएससीओ, फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यू न्यू दिल्ली में होता है ये। और ये जो सीडीएससीओ है जो न्यू दिल्ली में है, ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ये ड्रग
कंपनी को कहेगा कि भाई जितने भी ड्रग आपके मार्केट में पड़े हैं सबको वापस ले लो, ये ड्रग अब आप नहीं दे सकते। सो ड्रग कंपनी को बोलेगा कि योर ड्रग इज बैन। तो ये ड्रग कंपनी को कहेंगे भाई साहब आपकी ड्रग बैन कर दी गई है, आप नहीं दे सकते। मतलब इसके जरिए फार्माको विजिलेंस के जरिए हम करना क्या चाहते हैं कि भाई दुनिया में जितना, इंडिया में जितना भी टॉक्सिक ड्रग है सबको बैन कर दें, ताकि सिर्फ और सिर्फ कौन से ड्रग रहें, सेफ रहें। तो इसको करने से हमें एम क्या मिल रहा है, फार्माको विजिलेंस का एम क्या है, जो बड़ा एम है, इट इज टू मेंटेन ड्रग सेफ्टी। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ये है, अगर फार्माको विजिलेंस पे क्वेश्चन आएगा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, 2 नंबर पे VG फ्लो पे आ सकता है। देखो CDSCO जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फॉर्म करेगा इंटरनेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर को, और इंटरनेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर कहां पर है, कौन से देश में है, यूएस में नहीं है, जिनीवा में नहीं है, स्वीडन में है। ये तीसरा एमसीक्यू पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, कहां पर है। तो ये फार्माकोविजिलेंस है, और ये फार्माकोविजिलेंस करने के जरिए हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ड्रग की सेफ्टी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये हुआ एडीआर और फार्माकोविजिलेंस। अगले टॉपिक पे चलते हैं, और जो आपका अगला टॉपिक है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो ये जो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता क्या है, ये थोड़ा सा देखते हैं। होता क्या है ये थोड़ा सा देखते हैं। देखो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है फॉर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन it should have a good correlation with the effect and side effect of drug। मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन को देख करके ये पता लगा पाना चाहिए मैं कि वो क्या साइड इफेक्ट या इफेक्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिथियम की, तो लिथियम अगर 0.6 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर पर रहता है तो इसमें इसका इफेक्ट आता है, और अगर ये 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगा। तो मैं ये क्यों कह पाता हूं, क्योंकि ये जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ये इफेक्ट या टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट से मैच करता है। तो मैं हमेशा प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बार बार चेक करूंगा ताकि वो कौन से रेंज में रहे, सेफ रेंज में रहे। तो इसे हम क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसको कब नहीं करना है, कब नहीं करना है, पहली बात देखो इसको नहीं करते अगर इफ द ड्रग इफेक्ट कैन बी इजीली मेजर्ड। तो अगर आप ड्रग के इफेक्ट को आसानी से मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दिया है तो आप आसानी से ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, उसका इफेक्ट जो है ब्लड प्रेशर पे आएगा। अगर आपने एक एंटी डायबिटिक ड्रग दी है तो इसमें आप पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ड्रग्स में टीडीएम करने की जरूरत नहीं करती। तो दूसरा सवाल उठता है कि भाई इंडिकेटेड कहां है, इंडिकेटेड है पेशेंट्स विद लो, आई मीन ड्रग्स विद लो थेराप्यूटिक इंडेक्स। सो देखो लो थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सपोज एक ड्रग ए है और वो 10 मिलीग्राम्स पर ml से लेकर के जो है 200 मिलीग्राम्स पर ml तक सेफ है, और इसके बाद कहीं जाके टॉक्सिसिटी आता है। दूसरा ड्रग बी है जो आपका 10 मिलीग्राम पर ml से 20 मिलीग्राम पर ml तक सेफ है, पर 20 के बाद टॉक्सिसिटी आता है। सो आप खुद सोचो इसमें टॉक्सिसिटी का चांस किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कौन से वाले ड्रग में, ड्रग बी में, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा डोज इधर का उधर हुआ तो टॉक्सिसिटी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये जो ड्रग बी है मैं क्या कहूंगा, इसका क्या है, थेराप्यूटिक इंडेक्स लो है, राइट। सो एग्जांपल्स कौन से हैं, देखो 3 ड्रग्स बताऊंगा मैं आपको, लिथियम, डिजॉक्सिन और थियोफाइलिन। तो ये 3 ड्रग्स गांठ बांध लो आप, 3 ड्रग्स लिथियम, डिजॉक्सिन एंड थियोफाइलिन, दीज आर 3 ड्रग्स विद लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, दीज आर 3 ड्रग्स विद लो थेराप्यूटिक इंडेक्स। और अगर आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में इन तीनों में से ही एक ऑप्शन होगा, बिकॉज मेडिकल पीजी में जब भी सवाल आता है इन तीनों में से एक ही ड्रग रहता है, राइट। तो आने वाले समय में इस पर सवाल आ सकता है आपको। लास्ट थिंग यहाँ पे हम देखेंगे कि थेराप्यूटिक इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। सी गाइस, थेराप्यूटिक इंडेक्स TI इट इज इक्वल टू LD50 बाय ED50। LD का मतलब लीथल डोज, ED का मतलब इफेक्टिव डोज। सो लीथल डोज का मतलब क्या होता है, LD50 इज नथिंग बट इट इज द डोज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ एनिमल्स। तो अगर मैं 100 एनिमल को ड्रग दूंगा तो उनमें से 50 को मारने के लिए कितना डोज चाहिए, उसे कहते हैं LD50। तो एक ड्रग जो बहुत कम डोज में ही ज्यादा लोग को मारेगा उसे हम क्या कहेंगे, वो ज्यादा टॉक्सिक है। तो LD50 इज अ मेजर ऑफ टॉक्सिसिटी, व्हेयरएज ED50
इट इज डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन 50% ऑफ एनिमल्स में। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ED50 क्या है, कितना डोज चाहिए इफेक्ट लाने के लिए, कितने में, 50% एनिमल्स में। तो अगर यहां पर मैं पूछता हूं आपसे कि ED50 हमें किसके बारे में बताता है, पोटेंसी या एफिकेसी। अगर आप एफिकेसी सोच रहे हैं इफेक्ट को देख करके, तो आपका आंसर गलत होगा, बिकॉज इफेक्ट कांस्टेंट है यहाँ पे 50% ऑफ एनिमल्स में। क्या बदल रहा है, डोज बदल रहा है। ज्यादा डोज चाहिए, कम डोज चाहिए। अगर कम डोज चाहिए, ड्रग ज्यादा पोटेंट है। ज्यादा डोज चाहिए, ड्रग कम पोटेंट। मैंने बताया था आपको, पोटेंसी ड्रग का डोज के बारे में जो बात करेंगे वो पोटेंसी पोटेंसी देखता है उसको, राइट। सो ED50 ये किसके बारे में बताता है, पोटेंसी। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है ये, राइट। और पोटेंसी जैसे कि आपको बताया, पोटेंसी किसके बारे में बताता है, डोज। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स में क्या किया मैंने, टॉक्सिसिटी को डोज से डिवाइड कर दिया, तो मुझे वो डोज रेंज मिल जाएगा जहां पे टॉक्सिसिटी नहीं दिखेगा, और वो डोज रेंज जहां पे टॉक्सिसिटी नहीं दिखता उसे हम कहते हैं ड्रग का सेफ रेंज। सो थेरेप्यूटिक इंडेक्स इट इज अ मेजर ऑफ ड्रग सेफ्टी रेंज। ये आपका दूसरा प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स, किसी भी ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स हमें किसके बारे में बताता है, सेफ्टी, एफिकेसी, टॉक्सिसिटी, हमें सेफ्टी के बारे में बताता है, राइट गाइस। सो विद दैट गाइस, we are done with your last topic in clinical pharmacology and we are done with the topic of general pharmacology। but अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर था। तो अब क्या बचा हुआ है इसमें, एमसीक्यू बचा हुआ है, राइट। तो इसमें एमसीक्यूज देख लेते हैं। म्यूटाजेनिसिटी ऑफ अ ड्रग, इट मींस एबिलिटी टू कॉज व्हाट, लिवर टॉक्सिसिटी नहीं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं, मायोकार्डिटिस नहीं, क्या, कैंसर। मैंने बताया था आपको, म्यूटाजेनिक क्या करते हैं, म्यूटाजेनिक ड्रग्स कैंसर करते हैं। फार्माकोविजिलेंस का एम क्या है, टू कीप ए वॉच ऑन नर्सेस, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, एडीआर। आंसर क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में किसका पता लगा रहे थे हम, एडीआर का। तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। LD50 by ED50 is a measure of drug what, मैंने क्या बताया था, LD50 by ED50 is what, therapeutic index। so LD50 by ED50 is a measure of what, drug। भाई therapeutic index से क्या पता लगता है, ड्रग का सेफ्टी। सो आंसर इज सेफ्टी, अभी बताया था मैंने आपको 10 सेकंड पहले। सो गाइस, इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, जनरल फार्माकोलॉजी। सो जनरल फार्माकोलॉजी में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें मैंने बताई आपको, इंट्रोडक्शन बताया, बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, फार्माकोकाइनेटिक्स बताया, और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में डिस्कस करी, कुछ क्वेश्चंस भी देखे। तो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, नर्सिंग नेक्स्ट के ऐप में जाकर के जो भी एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक से, वो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लीजिए। आप उसी दिन या एक दो दिन के अंदर ही सॉल्व कर लीजिएगा एमसीक्यूज, ज्यादा समय मत दीजिएगा क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, राइट। सो पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए।